हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम जिसका नाम है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं आपको बताऊँगी कि ये बीमारी क्या होती है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसमें पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर भी बताऊँगी और इसके कॉम्प्लिकेशंस बताऊँगी और कैसे आप इसे होम्योपैथी से कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। उसको सेल्फ इमेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस होने लग जाते हैं। खुद के अलावा वो दूसरों के बारे में भी एक्सेसिव सोचने लग जाता है जिसके वजह से उसके डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। ऐसे लोग कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते और हमेशा एक अनस्टेबल रिलेशनशिप में रहते हैं। कभी अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते और ना ही ये अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन जॉब करता है तो वहाँ पे उसका मन नहीं लगेगा, कोई बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को आखिर ये नाम क्यों दिया गया है, बॉर्डरलाइन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो साइकोसिस और न्यूरोसिस दोनों के मिक्स सिम्टम्स होते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि साइकोसिस क्या होता है। साइकोसिस एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, एक ऐसी मेंटल बीमारी होती है जिसमें पर्सन कभी भी अपने डे टू डे लाइफ के काम को नहीं कर पाता। जैसे कि अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसका जॉब में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, या कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। साइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पर्सन अपने डे टू डे लाइफ के काम ढंग से नहीं कर पाता, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया हो गया या फिर बाइपोलर डिजीज़ हो गई। ये कुछ ऐसी बीमारी है, ये कुछ ऐसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है जिससे पर्सन का लाइफ काफ़ी ज़्यादा अल्टर होने लग जाता है। दूसरी तरफ है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को कभी भी उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो अफेक्ट नहीं होती, ना ही उसका जो वर्क है वो अफेक्ट होता है। न्यूरोसिस में आप कह सकते हैं डिप्रेशन हो सकता है, किसी टाइप का फोबिया हो सकता है या फिर हिस्टीरिया हो सकता है। इसमें पर्सन अपने डे टू डे लाइफ के कामों को इजीली कर लेता है, जबकि उसे मेंटल प्रॉब्लम है उसके बाद भी उसकी लाइफ में कुछ खास असर नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता। कुछ कुछ कंडीशन में ही ये प्रॉब्लम सीवियर होने लग जाते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमेशा अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट होता है और ये वर्स्ट होने लग जाता है जब यंग एडल्टहुड होने लग जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा क्योर होने लग जाते हैं। पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाती है और ये ज़्यादातर फीमेल्स में कॉमन है, मेल में इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। अब मैं आपको इस बीमारी के साइन एंड सिम्टम बता देती हूँ कि आखिर जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो सबसे पहला सिम्टम तो यही है कि पर्सन के अंदर इंटेंस फेयर होता है। उनको फेयर हमेशा अकेलेपन का होता है। अकेलेपन मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें अकेले रहना पड़े, उन्हें हमेशा ऐसा फील होता है कि कहीं कोई उन्हें छोड़ के ना चला जाए, मतलब फेयर ऑफ रिजेक्शन। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि लोग उन्हें छोड़ के चले जाए। जैसे अगर कोई पर्सन है वो किसी रिलेशनशिप में है तो वो ये नहीं चाहेगा कि उसका पार्टनर कभी भी उसको छोड़ के जाए, और अगर कभी भी उनके बीच में कोई झगड़ा होता है तो ये अपने पार्टनर्स को एक टाइप से डरा के रखते हैं कि नहीं तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँगा। काफ़ी सारे पेशेंट्स अपने आप को कट कर लेते हैं, काफ़ी सारे अपने आप को बर्न कर लेते हैं। तो इस टाइप की ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं ताकि इन्हें कोई छोड़ के ना जाए। इन लोगों के इमोशंस भी कंट्रोल में नहीं रहते। कभी कभी इनको लगता है कि जो मेरा पार्टनर है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, इससे अच्छा इंसान तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता था, और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो इतना बुरा इंसान है कि इससे बुरा इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। इस टाइप के इनके जो इमोशंस है वो बिल्कुल भी इनके कंट्रोल में नहीं होते और ये कभी भी रियलिटी को जज नहीं कर पाते। इन लोगों के अंदर हमेशा एक इंस्टेबिलिटी होती है। इनको सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ इमेज को लेके हमेशा ये इनसिक्योर रहते हैं। कभी कभी ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इन्हें लगता है कि मैं तो सारे गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, और कभी कभी इनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि इन्हें लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, मैं जो चीज़ अचीव करना चाहता हूँ वो मैं कभी भी अचीव नहीं कर सकता। इन्हें हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट रहता है। इन लोगों के अंदर और एक चीज़ देखी जाती है कि इनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, रिस्की बिहेवियर होता है। जैसे कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करने लग जाते हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करने लग जाते हैं, जिसके वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होने लग जाती है, एसटीडी जैसी बीमारियां होने लग जाती है।
कुछ पेशेंट एक्सेसिव खाना खाने लग जाते हैं, मतलब हद से ज़्यादा इन्हें भूख लगने लग जाती है। कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अल्कोहल की आदत हो जाती है, ड्रग एब्यूज़ करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर और एक चीज़ देखी जाती है कि जब भी ये कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई पर्सन है उसके पास बहुत अच्छी जॉब है, तो ये बिना किसी वजह के ही उस जॉब को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जॉब पकड़ लेते हैं। मतलब इनकी जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। इसी तरीके से इनका रिलेशनशिप भी होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। कभी अपने पार्टनर्स को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पार्टनर्स को पकड़ने लग जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ये किसी भी एक चीज़ पे स्टेबल नहीं रह पाते। बहुत सारे लोगों के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट करने के थॉट भी आते हैं। इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। ये खुद को आप कह सकते हैं कि सेल्फ इंजरी करने लग जाते हैं, अपने आप को कट करने लग जाते हैं या फिर खुद को बर्न करने लग जाते हैं। इस टाइप का इनका बिहेवियर होने लग जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट के अंदर और एक सिम्टम देखा जाता है कि इन्हें मूड स्विंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, किसी पे भी चिल्लाने लग जाते हैं और कभी कभी ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर तो इंटेंस एंगर भी देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, किसी को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करने लग जाते हैं। तो इस टाइप का इन लोगों का बिहेवियर होता है। इस तरीके से इनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा स्विंग होने लग जाता है। अब मैं आपको इस बीमारी का कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है ये बीमारी होने का। तो 3 मेन कॉज इसके माने जाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है या फिर कोई ब्रेन एबनॉर्मलिटी हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देखा जाता है कि हिस्ट्री होती है चाइल्ड अब्यूज़ की, मतलब जब कोई छोटा बच्चा होता है तो बचपन में उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस उसको होता है जिसके वजह से उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा असर होने लग जाता है। कोई बच्चे नेग्लेक्टेड चाइल्ड होते हैं, जैसे कि उनके पेरेंट्स उनको काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, उनको रिजेक्ट करते हैं, काफ़ी सारी जगह उनको इंसल्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी देखा जाता है कि जो रेप विक्टिम होते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। हमारे ब्रेन के काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, जो हमारे इम्पल्सेस को रेगुलेट करते हैं। काफ़ी सारे ब्रेन केमिकल्स हैं जैसे कि सेरोटोनिन, वो हमारे मूड को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखते हैं। तो जब उस केमिकल की डेफिशिएंसी होने लग जाती है तब पर्सन को ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर किन किन लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जेनेटिक फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई क्लोज रिलेटिव जैसे कि फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गए, जो बहुत ही ज़्यादा आपके क्लोज में है, अगर उनको ये बीमारी है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल चाइल्डहुड, जैसे कि मैंने आपको बताया जिन बच्चों का बचपन अच्छा नहीं हो, जिनके साथ फिजिकल या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, ऐसे बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने बहुत ही क्लोज रिलेटिव को खो दिया हो, कोई डेथ हो गई हो या फिर पेरेंट सेपरेशन हो गया हो, डाइवोर्स हो गए हो, उस केसेस में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा उन बच्चों में देखी जाती है। अब मैं आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर इस बीमारी को क्योर नहीं किया गया तो पेशेंट के अंदर क्या क्या और भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस तो यही है कि जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये डिजीज़ हो जाए और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो कभी अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं और उनको ये प्रॉब्लम रहती है काफ़ी टाइम तक, तो वो अपने जॉब पे भी ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह पाते, बार बार अपनी जॉब छोड़ते रहते हैं, तो उसके वजह से उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होने लग जाती है। इन लोगों के अंदर इन फ्यूचर स्ट्रेसफुल मैरिज हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर डाइवोर्स भी देखा जाता है। जिन लोगों को ये बीमारी रहती है तो उनके डाइवोर्स के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनका जो मैरिटल स्टेटस होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता। नेक्स्ट है ऐसे लोग अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, सेल्फ इंजरी देते हैं, जैसे कि कट कर लेना, बर्न कर लेना। कभी कभी इनके अंदर सुसाइडल थॉट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, इसके कॉज क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, और अगर इस बीमारी को क्योर नहीं किया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इन फ्यूचर। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं इस बीमारी के लिए या फिर किसी और डिजीज़ के लिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।